प्लीज फीमेल वर्कर्स। यार फोर्थ पेज तक भी तो पहुंचे थे हम लोग। लास्ट टॉपिक तो ये नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो लास्ट से लास्ट है। सेव्ड नहीं हुआ क्या वो? नहीं बच्चे इधर नहीं। चलो जी, कोई बात नहीं। बस क्लास शांत। हेडिंग अपने पास। गर्ल्स अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो बाहर भेज देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है जी। प्लीज गर्ल्स, 2 बार बोल चुका हूं और मुझे लगता है कि आप लोग के अंदर दिमाग भी है, तो बार बार बातें मत करो। ठीक है। फिफ्टी 52% मेल वर्कर्स क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है जी। प्लीज आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसी सर्कल बना के नोट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक क्वेश्चन या तो टेबल या फिर डायग्रामेटिकली आएगा जो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं आपके सामने बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि वो बनाकर आप लोग उससे एक्सप्लेनेशन निकलवा सकूं आप लोगों से।
ठीक है, 52% सेल्फ एम्प्लॉयड, 27 कैजुअल, 21% रेगुलर। प्लीज, ये आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ गया और कहता है एक्सप्लेन करो कि ये किस प्रकार से कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है डायग्राम। ठीक है, डन, नोट कर लो और क्या कहते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो कि क्या आपको, अच्छा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, तो एक बच्चा कोई एक ही पॉइंट बोलेगा जो उसको समझ में आ रहा है, इसमें ना ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, अब वो कॉमन भी हो सकती है, डिफरेंशिएट भी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई डिफरेंस और सिमिलैरिटीज तो बतानी नहीं है। तो जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो इट मे पॉसिबल फ्यू ऑफ द पॉइंट्स आर सिमिलर एंड मे पॉसिबल टू कि भैया कुछ पॉइंट्स डिफर करते हुए नजर आएंगे, जो कि लॉजिकल है। डन। जय, आपसे शुरुआत करते हैं क्लास की। आज आपके सामने ये दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स दे रखा है जेंडर के बेसिस पे, मेल और फीमेल के लिए आपको डायग्राम दे रखा है। 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन है, आप इसको एक्सप्लेन करके बताना है। वो पेपर कह रहा है, क्वेश्चन मेकर कह रहा है एक्सप्लेन द डायग्राम रिलेटेड टू द वर्कफोर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन, क्या कहते हैं, डेटास। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? दोनों सेक्टरों में सेम सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्यों? ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड बन रहा है, बेचारा एक साइड की कॉमन हो सकता है और सेक्टर नहीं बोलना है। दोनों जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेटा इक्वल है 52% के आसपास। जैस का रीजन क्या दोगे? मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में लगे हुए दोनों, तो इसका क्या रीजन आएगा? जिससे पूछा वो बीच में दूसरा बच्चा नहीं। हाँ, बिकॉज आर मेन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्योंकि और स्पेशली जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। मैंने बताया था रूरल एरिया में मेन सोर्स ऑफ लिविंग क्या है? एग्रीकल्चर। भविष्य मेन सोर्स ऑफ लिविंग क्या है? एग्रीकल्चर। तो इसलिए अधिकतर लोग कहां पे मिलेंगे आपको? एग्रीकल्चर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नंदनी, सेकंड पॉइंट बनाओ, क्या बनाओगे? क्योंकि 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है ये, तो आपके 3 से 4 पॉइंट्स आपको नजर आने चाहिए। पहला हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट इक्वल है। सेकंड, एग्रीकल्चर जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ पे फीमेल जो है ज्यादा, क्या कहते हैं, ज्यादा लगी रहती है रूरल एरिया में। ओके मुस्कान, सेम पॉइंट को आप बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो नंदनी ने दिया। क्योंकि उसमें रूरल एरिया में जो आपने एग्जांपल दिया था अचार पापड़ का बिजनेस, जो लेडीज होती है वो कोई भी मतलब वो खाली नहीं बैठती और फैमिली के साथ लग जाती है, तो इसलिए रूरल एरियाज में फीमेल्स वर्कर का 27 कैजुअल में है। देखो एक पॉइंट नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करना सब जने। 24%, 27% वाला पॉइंट उठाया इन्होंने।
कि मेल का जो कैजुअल परसेंटेज है दैट इज 24, जबकि फीमेल का जो कैजुअल परसेंटेज वर्कफोर्स का है वो 27 है। उसका मेन रीजन है अनस्किल्ड होना। क्या होना? मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर, ये मैंने बिल्कुल ओपन नहीं बोला था, हमारी कंट्री के अंदर अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण कई जगहों पर गर्ल्स को, लेडीज को एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अब जब एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी नहीं है तो शी विल रिमेन अनस्किल्ड, शी विल रिमेन अनस्किल्ड। अब अनस्किल्ड होने के कारण ज्यादा नंबर जो कैजुअल लेबर्स में किसका नजर आ रहा है? फीमेल का, एज कंपेयर टू द मेल। ठीक है, उसमें अगर आप ऐड करना चाहो, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो रूरल एरिया का है, क्योंकि रूरल एरिया में अनस्किल्ड वर्कर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अर्बन एरिया। इस तरीके से ऐड हो पाएगा। 2 पॉइंट हो गए, डन। तीसरे पॉइंट के लिए लॉजिकली बच रहा है, रेगुलर के लिए आ रहा है। ठीक है, डन। सुमित, तीसरा पॉइंट क्या बनाएगा भाई से? नोटिस कर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को आज लिखवाने से ज्यादा आपकी एक्सप्लेनेशन मैटर कर रही है, यहां पर ध्यान रखना। नो आइडिया? चेतन, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यही बन सकता है कि रेगुलर में मेल वर्कर्स है वो ज़्यादा है हम्म। और रेगुलर में फीमेल वर्कर्स कम है। क्योंकि एक तो पहला रीजन की फीमेल वर्कर्स ज़्यादा अनस्किल्ड है और दूसरा कि उनके फैमिली डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उनको काम करना चाहिए। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि जो रेगुलर वर्कर्स है उसमें जो मेल का डेटा है वो ज्यादा है, फीमेल का डेटा कम है, जो इधर सीधे तौर पे बताता है कि जितनी भी परमानेंट जॉब्स है, रेगुलर जॉब्स है, हाई सैलरी जॉब्स है, वहां पे आपको मेल ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण मेल्स को ज्यादा स्किल्स दे दी जाती है और फीमेल्स को काफी हद तक अनस्किल्ड रखा जाता है बहुत सारे एरियाज के अंदर। ये इसलिए एक डेटा इंडिकेट करता है। ये तो हो गए जो बहुत आसानी से दिख रहे हैं। अब एक पॉइंट आप लोग ऐसा दिखा, मतलब बना सकते हो इसमें से, जो आपको सिर्फ आंकड़ों पर नजर लगा के नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के समझाना पड़ेगा। रिया, क्या फोर्थ पॉइंट अगर मुझे बनाना हो इसके एक आखिरी में, 3 पॉइंट तो हो गए जो उसके बेसिस पे, फोर्थ पॉइंट एक और बनाना है और समझाना है उस एग्जामिनर को कि देखो मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी अपने हिसाब से, तो क्या नजर आएगा? कोई और? नंदनी, मुस्कान, अंशुल, भूमि, तुम्हारे दोनों पार्टनर गए बंक पे ना सब जने? मिस्ट्री, श्रुति, प्राची, लास्ट में मतलब लास्ट लाइन, कनिका, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। प्रिया, बॉयज, चेतन, एक ओवरव्यू दे सकते हैं। पहला पॉइंट जो आया, अब उस ओवरव्यू में चेतन क्या बोलता है उसको सुनने वाली बात है। ठीक है, हाँ चेतन क्या बोल सकते हैं ओवरव्यू? बता सकते हैं कि मेल वर्कर्स की क्या कंडीशन है जिसके हिसाब से उनका ये बाइफरकेशन हुआ है। ओके, और फीमेल वर्कर्स का भी बता सकते हैं, फिर एक कंपैरिजन दिखा के कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। आया कुछ समझ में? कि आपको नीचे एक ओवरव्यू देना पड़ेगा कि हाँ, हाउ वी कैन इंप्रूव दिस वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रियांशु, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ओवरव्यू में? मैं समझाता हूं, सब जने ध्यान से सुनना। इस डेटा को देखकर क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, विच इज ड्यू टू एग्रीकल्चर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना किसकी वजह से ज्यादा है? एग्रीकल्चर की वजह से ज्यादा है। और एग्रीकल्चर में अगर हमारे लोग ज्यादा लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारे को बता रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है ना, बड़े अनबैलेंस है। क्या है? एक सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर में, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी में कम है। तो जब कभी किसी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा नजर आएगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो हम मान के चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी अभी अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है? अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूट है। और जो चेतन एक वर्ड बोला था ना कि इसको बेटर करने के लिए क्या बोल सकते हो, तो वही कि फीमेल्स को और मेल्स को दोनों को बराबर स्किल्स दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में और जॉब्स को एनहांस किया जाए। ठीक है कि नहीं? जिससे कि तीनों सेक्टरों में या फिर एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो कोई बहुत लंबा नहीं लिख रहा है ये, तो मैं इतने सारे पॉइंट्स बोल रहा हूं, उस वक्त आपके दिमाग में एक या दो ही पॉइंट आएंगे, तो आपको वही लिख के आने। तो ध्यान रखना, 3 पॉइंट होंगे इसके एक्सप्लेनेशन के।
और एक लास्ट में कोशिश करा करो कि क्या देकर आओ, ओवरव्यू। क्या देकर आओ सर? ओवरव्यू। ये चैट सबने बना लिया ना? डन। तो लिखो जरा एक्सप्लेनेशन लिखो। पहला पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट is a major source of livelihood. Self employment is a major source of livelihood for both men and women. For both men and women, due to major involvement in agriculture sector. Major involvement in agriculture, due to major involvement in agriculture sector. ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट, number of casual workers number of casual workers in women is higher than men because of differentiation in skills. ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट खुद ब खुद बनाओ, इससे जुड़ता हुआ बनाओ थर्ड पॉइंट, मेरी बिना हेल्प के। हाँ जी, लिख लिया थर्ड पॉइंट। चलिए, अब सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ये हो गया जेंडर के बेसिस पे। क्या कर रखा है ये आज? दूसरी हेडिंग आएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स किस बेसिस पे? रीजन, एरिया। ठीक है जी। तो ठीक है,
अब यहाँ पे दो एरियाज हम लोग ले लेंगे, कौन कौन से भाई? एक हो गया रूरल एरिया, एक हो गया अर्बन एरिया। ठीक है जी, रूरल और अर्बन। ये क्या हुआ? आते नहीं भाई। ऐसा क्या हो गया भाई? हैं? बोलो, ऐसा क्या हो गया जो हंसे जा रहे हो तुम लोग? भैया बनाओगे तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं यार। ये भी ठीक है, कलर ले आना। चलिए सर, अगेन कोई कैसा क्वेश्चन जो आपको चर्चा करने पे बोलेगा कि हाँ भाई? मेरे ख्याल से अब आपके लिए पहले के मुकाबले थोड़ा इजी हो जाएगा चीजों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप एक बार उस चीज को थोड़ा सा फेस कर चुके हो आइडियली कि हाँ भाई एक्सप्लेनेशन ऐसी करनी होती है।
जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करोगे उसके पीछे लॉजिक लगाने की कोशिश करना कि इसका ये लॉजिक बनेगा, ठीक है कि नहीं? डन। ठीक है श्रुति, पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन दो भाई इसको लेकर। सर इसमें एरिया में परसेंटेज कम है अर्बन एरिया की किस चीज में? रेगुलर रेगुलर वर्कर्स में। कोशिश करो यहां से इस तरीके से एक्सप्लेन करो। आपने ऊपर से एक्सप्लेनेशन दिए ना, दोबारा अटेम्प्ट करो, इस तरफ से जाओ। सर इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है हम्म। रूरल एरिया में ज्यादा है अर्बन एरिया के कंपेयर में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट बोला आपने, रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। डेटा भी सबको दिख रहा है 58 और 38। इसके साथ में कुछ रीजन ऐड करना चाहोगे? बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन engage in farming or agriculture, and farming or agriculture considered as a self employed worker। याद है ना, जहां पे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिखवा रखा है ना, वहां पे मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था जानकर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर एग्रीकल्चर को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करो मिस्ट्री आप, कि क्या एक्सप्लेनेशन दोगे और रीजंस के समेत कोशिश करना, ठीक है ना? 29% कैजुअल वर्कर्स है रूरल एरिया में और अर्बन में 15%, क्योंकि रूरल एरिया में क्या कहते हैं अनस्किल्ड लोग ज्यादा है। जो कैजुअल वर्कर्स की संख्या है रूरल एरिया में, प्लीज, जो कैजुअल वर्कर्स की संख्या है रूरल एरिया में, दैट इज मच हायर देन द अर्बन एरियाज, बिकॉज रूरल एरिया के अंदर क्या नजर आता है कि अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं रूरल एरिया के अंदर। अब वो अगर थोड़ा और डीप लेके जाना पड़े, अनस्किल्ड का रीजन क्या देंगे, वहां पे रूरल एरिया में अनस्किल्ड क्यों है? एक मिनट कनिका, अभी यहाँ पे देखो जेंडर वर्ड तो नहीं आया है, यहाँ पे इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों को शामिल कर रखा है, फिर भी रूरल एरिया के अंदर अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्यों? बहुत सिंपल है कनिका, अगर गांव से लोग यहां पर शहर में क्यों आते हैं? तुम बोले जा रहे हो, शांति नहीं हो रहे हो, क्योंकि वहां पर दिक्कत क्या, यहाँ पे तो ज्यादा है, वहां दिक्कत क्या, वो दिक्कत एक्सप्लेन करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि रूरल एरिया में फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो अल्टीमेटली इन्हीं रीजंस की वजह से रूरल एरिया के अंदर अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं, और वो कहां पर इंगेज है? कैजुअल वर्कर्स में। ठीक है, अब लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट करवाया था कैजुअल और परमानेंट वर्कर्स के बीच में, तो एक डिफरेंस हो जाए डिम्पी, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स के बीच में डिफरेंस। ओके, एक बार डिफरेंस निकाल के पढ़ना जरा, आपने कल पिछले क्लास में थे ना? हाँ, एक बार जरा मीनिंग देखो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ भी जोड़ चुका हूं तुम्हारे आगे, कहोगे तो पैर भी जोड़ना शुरू होना, लेट जाऊंगा और बोलो तुम्हारे आगे दंडवत प्रणाम करते ना, वो भी करना शुरू कर दूंगा, बस रिवीजन करा करो जाके, जरूर, बहुत जरूरी है बच्चों। डिम्पी पढ़ा कैजुअल वर्कर्स, पढ़ लिया? एक बार बोलो जरा, फिर उसका अटेंडेंस कवर करते हैं। कैजुअल वर्कर्स का मतलब क्या है? ठीक है, डेली वेजेस होते हैं। परमानेंट के लिए पढ़ो, परमानेंट पेरोल और जनरल इनके अंदर स्किल्स होंगी, ठीक है कि नहीं? तो प्लीज कैजुअल और क्या कहते हैं परमानेंट वर्कफोर्स के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना। अटेंडेंस कवर करो भाई।
बातें नहीं। Nancy, Dhruv, Anmol, Nandini, Lakshita, हंसो मत बच्चों प्लीज। Lakshita absent है, हाँ जी, Kanika, Radhika, Jessica, Bhavishya, प्रेजेंट है भविष्य। Jagriti, Jay, Herman, Priyanka, Mohit, Yash, एब्सेंट, Shruti, Tanya, एब्सेंट, Gal, एब्सेंट, Sumit, Jekita, Dimpi, Yash, Tanshi, Priya, Mahi, Nandini, एब्सेंट, Muskan, Anshul, Tushar, एब्सेंट। Daksh, भाई फीस के लिए तुम लोगों ने अपडेट करा है मैम को, जिनकी लेट फीस है? एक बार नेम बोलो, फीस किस किस की पेंडिंग है? Jay, अपडेट कर जाए कि कब तक, ठीक है कि नहीं? ओके डन। उसके बाद Sumit, सुमित नेक्स्ट क्लास में, Muskan, मुस्कान नेक्स्ट क्लास में, बाकी absent है. बाकी एब्सेंट है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आओ भाई, थर्ड पॉइंट हमारा रह गया। थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेनेशन बंसल साहब प्लीज। इस मतलब इस चार्ट के बेसिस पे, ये जो हिस्टोग्राम बना हुआ है इसके बेसिस पे आगे कहते हैं आपको ये एक डिफरेंस करके या कॉमन पॉइंट जो आपको लगे बताना है। अर्बन एरियाज में आराम से रेगुलर वर्कर्स, बस बच्चों ज्यादा हंसो मत। रेगुलर वर्कर्स अर्बन एरियाज में ज्यादा बोले आपने किसके मुकाबले? रीजन क्या दोगे बंसल साहब इसमें? क्योंकि अर्बन एरिया में अधिकतर जो जॉब्स है वो स्किल्ड जॉब्स है, और अर्बन एरियाज में लोग अपनी स्किल्स पे खर्चा भी कर लेते, ठीक है ना? तो यानी कि कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में जो स्किल्ड लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, ठीक है? चलिए ओवरव्यू की एक्सप्लेनेशन मुस्कान अब तुम दो। बहुत तुमने ना हर किसी के आंसर में बीच में इंटरप्ट करा है ना। ओवरव्यू देना जरा, इसका मुस्कान का ओवरव्यू सुना, देखना कितना रायता फैलाएगी अभी। अब जहां पे से पूछोगे ना कुछ, वहां नहीं कुछ बोलेगी। मुस्कान बोलना जरा। अब वो शांत है बिल्कुल। जल्दी बोलो, कल सुबह पलवेल निकलना है। अनमोल ओवरव्यू क्या दोगे इसके सम अप करने के लिए प्लीज? बातें नहीं। बेटर एजुकेशन रूरल एरिया में देनी चाहिए, जिससे कि वहां पर जो कैजुअल की संख्या है वो कम होकर रेगुलर की तरफ मूव ऑन किया जा सके, ठीक है कि नहीं? और कोई एक वर्ड उसमें ऐड किया जा सकता है? और कोई एक वर्ड और ऐड किया जा सकता है? दक्ष, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंपेन चलाने चाहिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रूरल एरिया के अंदर ना डिफरेंट सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी बहुत लोग लगे हुए हैं, डिफरेंट सेक्टर में भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निकाली जानी चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आप अब, क्योंकि अगला पॉइंट वही आने वाला है, प्राइमरी सेक्रेटरी और टर्शरी के बेस पे आने वाला है क्वेश्चन। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग रूरल एरिया में, अगर रूरल एरिया में दूसरा सेक्टर देखोगे ना सर, वहां पे इंडस्ट्री तो ज्यादा है नहीं, बहुत सारे गांव देहात की ना सर जो लाइवलीहुड है ना वो सर पता है किससे जुड़ा हुआ है? टूरिज्म से। किससे जुड़ा हुआ है? टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर आप जम्मू को उठाओ, जम्मू कश्मीर, क्या सोर्स ऑफ लिविंग है वहां पे? मेन टूरिज्म। उत्तराखंड में आप नैनीताल से ऊपर चलो, मसूरी आएगा, धनौल्टी आएगा, ठीक है, और अगर अलग अलग जगहें आएंगी सर, सोर्स ऑफ लिविंग क्या है? टूरिज्म। या तो होटल वहां पे है, या फिर जो वहां पे गेस्ट हाउस बने हुए वहां पे मेन अर्निंग उनकी आ रही है, ठीक है? गोवा छोटा सा शहर है सर, स्टेट, सॉरी शहर तो नहीं बोलूंगा, स्टेट है। पॉपुलेशन मुश्किल से 4-5-6 लाख है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। मेन सोर्स ऑफ लिविंग टूरिज्म, ठीक है जी।
पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीकल्चर के बाद रूरल एरिया में कोई सेक्टर है जहां पे लोगों को ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग मिल रही है तो वो टूरिज्म वाला यानी कि टर्शरी सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। तो यहाँ पे हम अगर एक ओवरव्यू जब ऐड करेंगे ना, तो एक ओवरव्यू ऐड कर सकते हैं कि भैया रूरल एरिया में ना प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी किसी और सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? ओवरव्यू अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो ये ड्राफ्ट नोट कर लो जरा, ये ड्राफ्ट आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। लिख लिया? चलिए सर, हेडिंग डाल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, distribution of employment in different sectors, different sectors। ठीक है जी। इस बार कलर नहीं करूंगा वरना कोई मेरे को कह देगा कलर नहीं लाए हम लोग, है ना, और टाइम भी ज्यादा लगता है उसमें। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे अब, लेकिन ना थोड़ा ना रूखा रूखा सा लग रहा है, इतनी देर से ना कलर वाली हैबिट हो रही है, अच्छा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन ना पहले भी आप लोगों के साथ मैं चर्चा कर चुका हूं, अगर आपको ध्यान आया तो जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी ना तब थोड़ा हिंट आउट करा था मैंने। डिफरेंट सेक्टर्स, ये सेम क्वेश्चन ना कहीं एक जगह और डिस्कस करा है, किसी को याद है किस चैप्टर में डिस्कस करा है? अभी रिसेंटली करा था, इंडो पाक चाइना में। याद करो जब तीनों देशों को मैं कंपेयर कर रहा था, ठीक है कि नहीं, तीनों देशों की जब टेबल बनाई थी। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कहीं ना कहीं अब टेबल वाले क्वेश्चन जब अगर आएंगे भी और या कोई पाई चार्ट बना हुआ आ जाए या कोई क्या कहते हैं बार डायग्राम बना हुआ आ जाए, तो कंफर्टेबल रह के जो उसमें दिख रहा है वो एक्सप्लेनेशन देकर आओगे इजी मैनर में, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंटों को कवर करने की कोशिश करूं तो एक ही कोई बच्चा बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो, किसको लगता है कि मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ? प्रियांशु? बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है।
बताओ क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, पेपर में आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पाई चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, ये इंडिया का है तो आप उसके हिसाब से थोड़े वर्डों का भी यूज करना, ठीक है ना। जैसे आपने पहला पॉइंट बोला कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, मेजर सोर्स है। पहले मेजर सोर्स क्यों है ये तो बताओ, एग्रीकल्चर क्यों क्यों, किस रीजन क्या रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहां पे है, और रूरल एरिया में सबसे बड़ा सोर्स ही क्या है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है कि नहीं। इसमें प्रियांशु ने एक वर्ड और ऐड करा कि एग्रीकल्चर के हमारे को ना एक दिक्कत भी फेस करनी पड़ती है, और वो प्रॉब्लम क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या फेस करनी पड़ती है, ऐड किया जा सकता है पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करो। टर्शरी सेक्टर सबसे आगे। अच्छा ध्यान रखो, थोड़ी ना अपनी नॉलेज को भी याद रखा करो। मैंने याद बताया था कि जब वो डिवाइड करके बताया था इंडो पाक चाइना में, तो हमारा जो प्राइमरी निकला था वो इफेक्टिव निकला था, बैकवर्ड निकला था, बैकवर्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा एक तरीके से अभी किस में काम कर रहा है, बैकवर्ड एरिया में, मतलब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी के साथ या बैकवर्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मैं ऐसे वर्ड लिख सकते हो। टर्शरी में सेकंड हाईएस्ट लोग इंगेज है, ठीक है। पॉइंट बढ़िया ऐड कर दिया प्रियांशु ने, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही, और अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एकदम याद आया, मनमोहन सिंह शेयर करा था आप लोगों के साथ। देखो किसी इंसान ने किस टाइम पे कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, मिस्टर मनमोहन सिंह ने 1991 के अंदर जब इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, तो वो आज की इकोनॉमी के लिए, आज हम लोगों के लिए कितना इंपैक्टफुल है कि हम लोग ग्लोबलाइज लेवल पर ना काम कर पा रहे हैं। अगर वो उस वक्त नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, ये जो पूरी कमेटी थी ना सर, अगर एक बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं करते इंडियन इकोनॉमी को बेटर हालातों में लाने के लिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि कितने हफ्ते के रिजर्व बचे थे, सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व बचे थे। फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई जा चुका था, इन्फ्लेशन रेट लगभग 16 से 17% हो चुका था सर। किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट 16-17% हो जाए ना, तो कह लो कहर बरपना शुरू हो गया एक तरीके से। अभी सर इन्फ्लेशन हमारा 5-6% चलता था सर, हम अभी कलसने लगे हैं। तो इंस्टेंट बेसिस पर इतनी अहम डिसीजन लेना, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेना, इतनी बड़े बड़े क्या कहते हैं रिफॉर्म्स क्रिएट करके लेकर आना, तो वो सैल्यूट होता है उस वक्त की जो भी मिनिस्ट्री में रहे लोग। मनमोहन सिंह हम जानते हैं, नरसिम्हा राव हम जानते हैं, सुना हुआ हम लोगों ने, बट ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 लोग रहे होंगे, बहुत सारी टीम रही होगी सर। कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो टीम का डिसीजन होता है, ठीक है कि नहीं। तो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक सैल्यूट बनता है कि हाँ भाई उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, जिस वजह से हम लोग आज इस 2024 के अंदर वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं। और जैसा कि प्रियांशु ने बोला, टर्शरी सेक्टर उसमें बहुत इनहेंस हुआ है। और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन याद है किसी को? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है टर्शरी सेक्टर का, याद है किसी को? 60% से अबव था, याद है अगर तो डिवाइड करा था हम लोगों ने। तो यहां पे ध्यान रखना, ये बहुत एफिशिएंटली काम करा है इसने हमारे लिए, टर्शरी सेक्टर ने जीडीपी के लिए, कंट्री के लिए बहुत एफिशिएंटली। तीसरे पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही मॉडरेट लेवल पे काम कर रहा है। किस लेवल पे काम कर रहा है? ओवरव्यू में क्या लिखोगे प्रियांशु? अभी जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो मतलब सबसे ज्यादा तो प्राइमरी सेक्टर वो कर रहे हैं, पर अभी वो बैकवर्ड काफी। तो हमारे को इसमें क्या लिखेंगे ओवरव्यू में कि हमारे को अभी प्राइमरी सेक्टर को इनहेंस करना बाकी है, इंप्रूव करना बाकी। बात सुन लो, मेरी बातें सुन लो प्लीज। प्राइमरी सेक्टर को इनहेंस करना बाकी है, साथ ही साथ हमारे को सेकेंडरी सेक्टर को भी थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे कि इन दोनों का भी जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी के अंदर, वो बेटर हो सके। क्या बात समझ में आ रही है सर? प्लीज ये आप लोगों के लिए इसके एक्सप्लेनेशन का हिंट नोट कर लो। ध्यान रखना, पेपर में दिमाग में वही आएगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, और तुम्हारे को तुम्हारी इंग्लिश का, डेटास का पता ही है, कॉन्फिडेंस तुम्हें पूरा होगा अपने ऊपर, है कि नहीं?
इतना जरूर ध्यान रखना कि आंसर क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें आता ना हो, बस तुम डिलीवर करने की पैटर्न रखते हो कि नहीं रखते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है कि नहीं। तुम्हें इतनी जल्दी है बैग बंद करने की, सबको निकम्मो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ। अभी कोई नोटबुक बंद मत करो, अभी देख लो भी है 5-10 मिनट बन जाएंगे, 5 मिनट तो बन ही जाएंगे एटलीस्ट। जॉबलेस ग्रोथ, ये नोट कर ली हिंट? दिखाना जरा सबने ने कॉपी दिखाना। इनहेंस में ई आएगा, दिखाओ। ठीक है, कहाँ पे? हाँ कंट्रीब्यूशन आखिरी में, कंट्रीब्यूशन इनहेंस हो सके। डन। चलिए सर, एक चर्चा रहेगी हमारे पास आखिरी, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। ये जो डायग्राम, ओ सॉरी, ये क्या कहते हैं, ये टाइम सीरीज ग्राफ है ना, ये पेपर का आया हुआ ग्राफ है ये। तो अगर इसको अपनी नोटबुक में बना सको सर तो बहुत मजेदार कहानी है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, इसी चीज के तो पैसे भी लेता हूं तुम लोगों से, उल्टी सी चीजें बनवाने के। अरे रुक तो जाओ गधो, तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है, इतना बिजी ना कोई नहीं होगा जितना बिजी तुम लोग हो। प्लीज थोड़ी और बड़ी करो। चलो, ये मैं आप लोग को अपना आराम से घर पे बना लेना, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, बस हेडिंग इसलिए लिखवा रहा हूं कि हमारे को याद रहे। जिसको लगे कि मेरे को नोट्स अपने इफेक्टिव करने हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे ये ना थोड़ा सा ना डेटा अपनी बुक में बना के आना, नोटबुक में बना लेना। अब सुन लो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। ये जो येलो लाइन है ना, येलो लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? किसको इंडिकेट कर रही है? जबकि जो ब्लैक लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रही है? अब ध्यान से देखो, 2017-18 के अंदर, 2017-18 के अंदर क्या हुआ कि जीडीपी ऊपर है बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत नीचे है सर। ये वाला एरिया याद है, टाइम पीरियड याद है? क्या है ये? कोविड में अचानक से जीडीपी भी गिरी और बेरोजगारी तो बड़ी सर, तो बेरोजगारी थोड़ी और नीचे रहेगी, जीडीपी बहुत तेजी से गिरी। 2022 में वापस नोटिस करो, जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन इंप्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ पाया। तो जॉबलेस ग्रोथ का बड़ा सीधा सा मतलब, जॉबलेस ग्रोथ का बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि जब कंट्री की जीडीपी बढ़े विदाउट इंक्रीमेंट इन जॉब। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रीजन है, क्या? टेक्नोलॉजी का बढ़ना, मॉडर्नाइजेशन होना। क्या होना? अब टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, लेकिन 4 लोगों की जॉब छिनती चली जा रही है सर। याद करो, मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करा था, मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज, जो एमएनसीज है ना, इनके अंदर आप लोग अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो चुका है सर, ऑर्डर देने जाओगे सर, तो पहले ऑर्डर के लिए काउंटर में बंदा होता था, अब वो काउंटर में बंदा हटाकर मशीनें लग गई है सर। यानी कि अब वो जो एक वर्कर की जो सैलरी थी ना,
वो वर्क कस्टमर भी चलिए, कस्टमर ही करेगा जी ऑर्डर, कस्टमर खुद ब खुद आएगा, खुद ऑर्डर करेगा जी, हो गया ना, मशीन लग गई है, वो 5 मिनट बाद उसका वो नंबर आ जाएगा, वो बातें करेगा, वहां पे काउंटर पे दिख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है मॉडर्नाइजेशन के कारण, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण जीडीपी तो बढ़ रही है, बट लोगों की जॉब भी छिन रही है सर। और भारत जैसे देश के लिए ये बड़ी एक टेंशन का सबब है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी को ना हाईजैक कर लिया है एमएनसी ने। किसने हाईजैक कर लिया है? आखिरी लाइनों के साथ खत्म करेंगे क्लास को। अब एक चीज नोटिस करो ना, हमारे चारों तरफ नजर अगर हम घुमाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी के हैं? ठीक है, एमएनसी पे आ जाते हैं, मतलब आप चाइना और उसको छोड़ देते एमएनसी बोलेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन बाहर के, एमएनसी। कोक एमएनसी। एसी, फ्रिज, टीवी बाहर की। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप जो यूज कर रहे हो बाहर की। कार मोस्टली अगर 2-4 कंपनी को छोड़ दिया जाए, टाटा और महिंद्रा को छोड़ दिया जाए, तो मोस्टली जो हमारी कंट्री में कारें हैं, सुजुकी है, hyundai है, ठीक है, किया सेल्टोस है, सब बाहर के सर, ठीक है कि नहीं। तो एमएनसी ने आपको पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। अगर आज हमारी इकोनॉमी में से एमएनसी को रोक दिया जाए ना सर, तो हमारी इकोनॉमी ना ठप हो जाएगी बिल्कुल। तो इसी टॉपिक के ऊपर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अगर जिसको भी लगे कि हाँ भाई बना सकता हूं, मैं बना सकती हूँ डायग्राम, ये चार्ट, तो प्लीज बना के आने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बच्चे।